दोस्तों आज प्रिडिक्ट द पेपर सीरीज में हम लोग यहां पर प्रिडिक्ट करने वाले हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन को। सही सुना दोस्तों, हिस्ट्री आपको पता है कि उसको प्रिडिक्ट करना उतना आसान नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक ट्रेंड दिखाने वाला हूं और ये 100% मैं कहने वाला हूं कि इस पर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। मैं आपको तीन बड़े रीजन दूंगा, आपको तीन बड़े कारण, तीन रीजन मैं आपको ऐसे दूंगा कि क्यों इस टॉपिक पर क्वेश्चन आने वाला है। टॉपिक समझिए कौन से टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं। सर यहां पर मोहनजोदारो पर क्वेश्चन पूछ रहा है और ये हमारे सीएससी 2025 का क्वेश्चन है मोहनजोदारो का। हड़प्पन सील पर क्वेश्चन आया है सीडीएस 2025 पर। हड़प्पन सील पर क्वेश्चन आया है एनडीए 2025 पर। हड़प्पन सिविलाइजेशन पर क्वेश्चन आया सीआईएसएफ 2025 पर। यानी कि 2025 में आप जितने भी एग्जाम अभी देख रहे हो लगभग सभी में, मेजॉरिटी ऑफ द पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला है। हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन पर एक क्वेश्चन। अब ऐसा क्या हुआ कि यार हिस्ट्री को लेकर मैं इतना कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं। एक तो ये रीजन आपके सामने दिखा, पहला रीजन कि सर 2025 में हर पेपर में आपका एक क्वेश्चन हड़प्पन सिविलाइजेशन से आ रहा है। अब थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी, जब मैंने नोटिस किया कि सर अभी इस 2025 में पूरे 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं हमारे इंडिया सिविलाइजेशन को। यहां पर देखो न्यूज सर, 100 ईयर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन 2024 सितंबर 20 को, आपको पता होगा सितंबर 20 1924 में हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया था और आज 2024 कंप्लीट होने के बाद 2025 में इसको 100 साल पूरे हो चुके हैं। और इस 100 साल कंप्लीशन पर मुझे लगता है कि सर 2025 में एक ट्रेंड पकड़ लिया है सीएससी ने। सीएससी का आपको पता है, जैसे ही कभी 50 साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं, 5 साल हो जाते हैं, 100 साल हो जाते हैं, तो सर ऐसी ईयर्स ना बहुत, इसका जो पैटर्न है ईयर्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे ईयर्स के पैटर्न्स पर यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछती है और आप यहां पर देख ही रहे हो। मतलब ये आप सबके सामने प्रूफ है, कोई ऐसा मैं आपको हवा में बात नहीं कर रहा हूं। सीएससी 2025 में क्वेश्चन आ गया, सीडीएस में आ गया, एनडीए में आ गया, सीआईएसएफ में आ गया। तो ये मेरा पहला प्रूफ आपके सामने। दूसरा प्रूफ आपके सामने ये जो न्यूज है आपकी 100 ईयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन। और तीसरा प्रूफ सर सीएपीएफ का पेपर आप अगर उठा के देखोगे तो पीछे एक देखो, 23 में 2 क्वेश्चन पूछे हैं, 23 में, 21 में क्वेश्चन आया, 18 में क्वेश्चन आया, 20 में क्वेश्चन आया, 13, 11। अब आप देखोगे 2020 के बाद अचानक से क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। 20 में भी पूछा गया, 21 में भी पूछा गया, 22 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, फिर 23 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, फिर 24 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बट पूरी की पूरी चांस है, पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है कि 25 में सर आपका एक नहीं तो 2 क्वेश्चन देखा ही जाने वाला है। तो यहां तक मेरे को लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों कि क्यों ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये है कि सर ये चैप्टर तैयार कहां से करना है, मैं प्रिपेयर कहां से करूं, ठीक है। तो इसका भी मेरे पास, आप सभी के पास के लिए समाधान है दोस्तों। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, ये सारे क्वेश्चंस ना आपके थीम्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 से कवर हो जाएंगे। थीम्स एनसीईआरटी आपका चैप्टर 1 ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। सर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो ये आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इस पर आप जो कंटेंट तैयार कर सकते हो वो कई सारी डिफरेंट बुक से तैयार कर सकते हो। बट अगर मैं सीएपीएफ का लास्ट 10 ईयर का एनालिसिस देखूं तो सर यही एक चैप्टर है जो आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे हिस्ट्री शायद छोड़ के जाने वाले हों या फिर दिमाग में अलग अलग तरीके की थ्योरीज हों हिस्ट्री को लेकर कि सर करें या ना करें। मैं उस थ्योरीज में घुसना ही नहीं चाहता कि आपको हिस्ट्री करनी है या नहीं करनी है। मैं आपको बस ये कहना चाहता हूं कि आप कुछ भी करो या ना करो, इस चैप्टर को जरूर तैयार करके जाना, क्योंकि ये फ्री का आपको 1 या 2 क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूं अब इस चैप्टर से। मैंने आपको सारी की सारी, देखो भाई ये सब चीज ना मुझे समझाना सबसे पहले जरूरी होता है, एक ट्रस्ट बिल्ड करना कि आप मुझ पर क्यों भरोसा करो, क्यों मैं आपको अगर ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो आपको ये देखना ही देखना है। तो वो आपको ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है। अब हम सीधे चलते हैं हमारे ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स के चैप्टर पर, जहां पर मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर को काफी हद तक हाईलाइट किया हुआ है। मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा कि आपको कहां इन चीजों पर ध्यान देना है, कहां नहीं देना है, ठीक है। देखो चैप्टर शुरू होता है हड़प्पन सील से।
सीधे हड़प्पन सील से ही चैप्टर शुरू होता है, जहां पर उसे बताया गया है कि ये एक डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट है, कुछ अलग ही तरीके का एक आर्टिफैक्ट है, जहां पर आपको 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं सर, जो मैंने यहां पर मार्क किए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो हड़प्पन सील है सर, यहां फोटो देखो, ये रही, ये जो हड़प्पन सील है, इसमें 3 जरूरी चीजें याद रखने वाली हैं। पहली कि जो सील जो आप देख रहे हो, जो मटेरियल है, वो मटेरियल कौन सा है, तो सर ये स्टेटाइट स्टोन का बना हुआ है। स्टेटाइट इज द मटेरियल, पहली पॉइंट याद रखोगे, क्या मटेरियल है, स्टेटाइट मटेरियल है। दूसरा, अगर मैं ऊपर ये कुछ देख रहा हूं, ये क्या लिखा हुआ है नहीं पता, कुछ साइन बने हुए हैं जो अनडेसिफर्ड है, एक स्क्रिप्ट देखने को मिलती है हमें हड़प्पन सील पे जो अनडेसिफर्ड है, ठीक है, 2 चीज हो गई। तीसरा, हमें कुछ एनिमल मोटिव्स देखने को मिलते हैं हड़प्पन सील्स पे, जैसे कि यहां पर यूनिकॉर्न देखने को मिल रहा है। ये 3 चीज आपको याद रखनी है। मुझे पूरा अंदाजा है कि इस बार आपका एग्जाम में हड़प्पन सील पर ही क्वेश्चन आ जाए। ये भी मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सर अगर आप अभी का जो लेटेस्ट वाले पेपर देखोगे ना, ये क्वेश्चन देखो सर, यहां पर एनडीए 2025 में हड़प्पन सील पर ही क्वेश्चन था और सीडीएस 1 2025 में हड़प्पन सील पर ही क्वेश्चन था, ठीक है, हड़प्पन सील पर क्वेश्चन था। और दोनों में क्या पूछ रहा है, एक में पूछ रहा है कि एनिमल कौन कौन से मिलते हैं, और दूसरे में पूछ रहा है कि ये जो हड़प्पन सील बनी हुई है वो किस मटेरियल की बनी हुई है। तो सर यहां पर आप देखोगे क्लियरली मेंशन है स्टिएटाइट मटेरियल, यहां पर क्लियरली मेंशन है। और यही देखो आपका एनडीए में 2025 में क्वेश्चन था कि विच अमंग द फॉलोइंग मटेरियल वाज यूज्ड इन मेकिंग द हड़प्पन सील। सर ना तो सैंडस्टोन है, ना ही लापिस lazuli, ना ही जास्पर, आंसर है आपका स्टिएटाइट। मैंने चैप्टर शुरू ही किया है, आपकी पहले ही पैराग्राफ में आपको आंसर मिल गया। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये हड़प्पन सील पहला ही जो पैराग्राफ आपको इस बुक का दिया गया है वो कितना जरूरी और कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सर ऐसा नहीं है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये सब चीजें नहीं देखने को मिलती। यहां पर देखो सर, सीडीएस 2010 में क्वेश्चन आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन से पूछा हुआ है, आंसर पे मत जाओ, ये पहला स्टेटमेंट देखो, यहां क्या कह रहा है कि द स्टैंडर्ड हड़प्पन सील वर मेड ऑफ क्ले। तो भाई अगर ये करेक्ट होता तो मेरा यही आंसर सही होता, पर ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि ये क्ले से थोड़ी ना बनी हुई है, ये स्टेटाइट से बनी हुई है। और वही चीज अब एनडीए में रिपीट कर दी, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिपीटेशन भी देखने को मिलेगा और ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है ये भी आपको समझ में आएगा। अब सर सीएपीएफ में भी देखो, 2020 में हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स के बारे में बात की गई है कि यहां पर स्टिएटाइट सील देखने को मिलती है। सर देखो फिर आ गया ना वही स्टिएटाइट, कितना कॉमन और कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है ये स्टिएटाइट, आपको याद रखना है। स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो में ब्रिक्स देखने को मिलती है, ये भी बिल्कुल सही है, मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा। गोल्ड बेंगल और सिल्वर स्पिटून, सर ये नहीं देखने को मिला। इस पूरे चैप्टर को अभी आप जब देख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस बारे में तो बात ही नहीं हुई है। तो आंसर क्या होगा, 1 and 2 ओनली, ठीक है। तो देखा सर आपने इस पैराग्राफ से हमने कैसे ये 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन सब समझ लिया कि ये सील का जो टॉपिक है वो कितना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ता हूं मैं, टर्म्स प्लेसेस एंड टाइम। अब सर इसको आप इग्नोर करो, यहां पर ये जो डिटेल्स मैंने हाईलाइट की हुई हैं, देखो यार ये पूरी जो थीम एनसीईआरटी है ना, वो आपके एग्जाम के लिए ना पिछले 1-2 साल पहले से बहुत ज्यादा जरूरी थी, बहुत ज्यादा। मतलब आपके एग्जाम में अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो 10 तो यहीं से देखने को मिलते थे। बट रिसेंटली थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है, अभी क्या है कि वो 10 की जगह वो क्वेश्चन 3 या 4 या 5 हो गए बस, ठीक है, यानी कि सिर्फ 25%। अब ये भी एक अच्छा नंबर है, पर यहां पर भी आपको पहले तो समझना है कि ये थीम्स मुझे करनी ही करनी है और इसमें भी क्या है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर कहीं आप ये भी सोच रहे हो कि हिस्ट्री मुझे छोड़ के जानी चाहिए, तो भी मैं आपके सामने एक स्कोप रख रहा हूं कि एटलीस्ट मेरे भाई इतना तो करके ही जाना, ये वाला चैप्टर तो करके ही जाना, ठीक है। अब इसमें ना ये वाली चीज याद रखो जो याद रखने वाली है कि जो हड़प्पन है वो एक तो 2600 से 1900 बीसी के रेंज की जो है में पाया जाने वाला कल्चर है, उस रेंज में पाए जाने वाली सिविलाइजेशन है। और इसको ना 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मतलब अभी आप देखोगे हड़प्पन सिविलाइजेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है अर्ली फेज, एक है मैच्योर फेज और एक है लेटर फेज। अब ये डिफरेंस भी क्यों देखने को मिला है, देखो हमने अगर किसी चीज को डिवाइड किया है तो कोई कारण तो होगा, तो सर वो कारण भी आप इस चैप्टर में समझोगे कि कैसे मैच्योर फेज एक अर्बन डेवलपमेंट देखने को मिलता है। आपको लगेगा कि मैच्योर फेज का जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो बहुत ही शानदार था, जबकि अर्ली में
जब चीज़ें शुरू होती हैं तो उतनी डेवलप्ड नहीं होती, सिंपल सी बात है। तो यहाँ वो डिवीजन देखने को मिलेगा अर्ली और मिडिवल का, और मिडिवल और लेटर में ये डिवीजन देखने को मिलेगा कि मैच्योर, जब वो मैच्योर खत्म हुआ, डिस्टिंक्ट हुआ, तो लेटर फेज में कोई बचाने वाला नहीं था। मतलब लेटर फेज में उतनी अच्छी चीजें हमें, उतना वैरायटी, उतना शानदार फेज नहीं देखने को मिला लेटर फेज में। और इसी पर ना आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, मैं सारी चीजें आपको कराऊंगा, ठीक है। तो यही चीज यहां पर बताइए कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, समटाइम्स कॉल्ड मैच्योर हड़प्पन कल्चर टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम दीज कल्चर, ठीक है। तो इसको हम मैच्योर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम इसको लेटर और अर्ली से अलग कर सकें, डिवाइड कर सकें, ठीक। चलो अब यहां पर देखो कुछ चीजें दिखाई हुई हैं कि हमें ब्लेड देखने को मिले, वेट देखने को मिले, बीट्स देखने को मिले। सिंपल है, मेरा बस ये लेक्चर सुन लो, आपको इस चैप्टर को पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। अब दोस्तों यहां पर ना इस एक मैप से देखो यार, इस चैप्टर में ना मैप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लोकेशन पर क्वेश्चन आता ही आता है। यहां पर देखो सीएपीएफ 2023 में हड़प्पन साइट और उसकी लोकेशन पूछी हुई है। अब सर अगर आपको पता ही नहीं है कि मैप में नागेश्वर कहाँ है, आलमगीरपुर कहाँ है, कालीबंगन, राखीगढ़ी, सर आप नहीं कर पाओगे। तो यहां पर देखो सारी चीजें दी हुई हैं। वहां पर पूछ रहा है नागेश्वर, तो सर ये रहा आपका नागेश्वर, ठीक है। यहां पर पूछ रहा है आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर सर ये पूछा आलमगीरपुर, और यहां पर आलमगीरपुर नहीं दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। मुझे पता था इन्होंने हमारी एनसीईआरटी में कुछ चीजें नहीं दी हुई है, इसीलिए सर मैं ना आपको एक और मैप ये प्रोवाइड करा रहा हूं। यहां पर देखो ये ना आपकी उपेंद्र सिंह का मैप है, ठीक है। हम उपेंद्र सिंह का सारा कंटेंट नहीं कंज्यूम कर सकते, तो कुछ ऐसी जरूरी चीजें ले सकते हैं जिसे हम कंज्यूम कर पाए, ठीक है। तो भाई देखो आलमगीरपुर ये दे रखा है, ठीक है। अब इस वाले मैप में ना आपको वो सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी जो इधर उधर कहीं नहीं देखने को मिल रही। तो सबसे पहले तो मैं इसका ना आपको समझा देता हूं आंसर क्या है मेरे भाई। नागेश्वर आएगा सौराष्ट्र रीजन में, ठीक है। आप यहां पर देख लो, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, ये देखो नागेश्वर सौराष्ट्र रीजन में है। आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश में आएगा। तो अगर मैं यहीं से ही मैच कराऊं तो ए का 3 होगा और बी का 1 होगा। ए का 3 और बी का 1 हमारा ए स्टेटमेंट में कह रहा है। कालीबंगन आपका राजस्थान में आ जाएगा, राखीगढ़ी आपका हरियाणा में आ जाएगा। इसको मैंने कालीबंगन को इनके साथ मिस कर जाते हो तो इसको ऐसे याद रखो, काल राजा, तो कालीबंगन राजस्थान, ठीक है। चलो अब ये हमारा हो गया एक क्वेश्चन। लोकेशन कितनी जरूरी है मैंने दिखा दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। फिर यहां पर देखो विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट, पूछ लेगा कि कौन सी हड़प्पन साइट नहीं है। छानूदारो, कोटदीजी। अब आप सबको पता है कि यार ये तो हमने कई बार सुनी है, पर देसालपुर और शोहगुरा इसके बारे में नहीं जिक्र मुझे पता, मुझे कुछ भी नहीं। और यहां पर हमें कहीं दे भी नहीं रखा है इस वाले मैप में। तो मैंने क्या कहा, ये वाला मैप देखो, ये वाला, यहां देखो देसालपुर, ठीक है। ये देखो ये दिया हुआ देसालपुर हमारी एक हड़प्पन साइट है। तो यहां पर मेरा देसालपुर भी होगा, कोटदीजी भी होगा, छानूदारो होगा। शोहगोरा एक ऐसी साइट है जो नहीं है हमारा हड़प्पन साइट, याद रहेगा, ठीक है। पूछने का तरीका देखो, कह रहा है कि कोटदीजी के क्लोजेस्ट साइट बताओ कौन सी है। तो हड़प्पा है क्या, मोहनजोदाड़ो है, या लोथल है, या कालीबंगन है। सर ये रहा कोटदीजी, ठीक है। इसके पास आपको देखने को मिलेगा मोहनजोदाड़ो, ये है इसका राइट आंसर, ठीक। क्लियर है यहां पर। चलो अब आगे बढ़ जाओ। अब देखो सर कई बार ये भी पूछ लेता है कि हड़प्पन साइट और मॉडर्न नेम का मैचिंग करा दो। तो सर मैं नहीं कहूंगा कि हर एक साइट को आपका मॉडर्न नेम जानना है, पर जितने ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये चारों को चारों याद रखो कि धोलावीरा खादिर आइलैंड कहलाता है, राखीगढ़ी हरियाणा, ठीक है, भिराना आपका हिसार में है, और भोगावा सौराष्ट्र। ये चारों को याद रखो क्योंकि कई बार सिर्फ पीवाईक्यू से भी हमारा क्वेश्चन बन के आ जाता है। उसके बाद कई बार वो रिवर भी पूछ लेता है कि कौन सी साइट कौन से रिवर बैंक पर मिलती है। तो सर आपको सारी नहीं याद रखनी, सिर्फ 2 याद रखो। एक तो रावी याद रखो जो कि हड़प्पा पे है, और एक मोहनजोदाड़ो याद रखो जो कि इंडस पे है, ठीक है। बस ये दिमाग में रखो कि यहां पर रावी है और इसके आसपास की साइट, और इंडस और इसके आसपास की साइट, बस ये 2 रिवर में काम हमारा बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि दोस्तों आपको ये मैप समझ में आ गया होगा। ये वाला जो मैप है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये मैप की जो PDF है, मैं इस मैप को हमारे टेलीग्राम चैनल अचीव CAPF पर मैं भी डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल अचीव CAPF जाकर ज्वाइन कर लेना, ये वाला मैप आपको वहां देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वैसे तो उपेंद्र सिंह में दिया हुआ है, बट मैं वहां पर भी पोस्ट कर दूंगा। अब देखो चैप्टर यहां से शुरू होता है, बिगिनिंग। अब इस पैराग्राफ में इन्होंने क्या समझाया हुआ है
कि कैसे जो अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन से अलग था। तो सर सीधी सी बात है कि चीजें अर्ली में शुरू हुई हैं, बिगिन हुई है, तो बिगिनिंग में हर चीज बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होगी। तो दीज कल्चर वर एसोसिएटेड विद पॉटरी, एविडेंस, एग्रीकल्चर एंड पास्चुरलिज्म, मतलब बहुत बेहतर तरीके से चीजें डेवलप नहीं हुई थी, छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, सेटलमेंट्स बहुत छोटा था, चीजें बहुत माइन्यूट लेवल पर थी, ठीक है। और अर्ली हड़प्पा और जो मैच्योर हड़प्पा था उसके बीच में एक ब्रेक देखने को मिला था, ब्रेक। अब यहां से ये जो पैराग्राफ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेक बिटवीन द अर्ली हड़प्पा और हड़प्पन सिविलाइजेशन। और ये कहां से एविडेंट हमें कहां से देखने को मिलते हैं? लार्ज स्केल बिल्डिंग देखने को मिलती है, लार्ज स्केल बर्निंग देखने को मिलती है सम साइट पे, और अबेंडमेंट ऑफ सर्टेन सेटलमेंट। अब दोस्तों इसी ब्रेक पर हमारे CISF 2023 में क्वेश्चन आता है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा ध्यान दीजिए। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ ब्रेक बिटवीन अर्ली हड़प्पन कल्चर एंड द मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन? अर्ली हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन के बीच में जो ब्रेक देखने को मिला था वो कैसे देखने को मिला था? तो सर एक तो लार्ज स्केल बर्निंग हमें देखने को मिली थी कई साइट्स पर, फिर कई साइट्स को अबेंडेंट यानी कि उन्हें छोड़ दिया गया था, सर्टेन सेटलमेंट्स को अबेंड कर दिया गया था। उसके बाद कह रहा है कि अ शिफ्ट इन दी कोर्स ऑफ हाकरा रिवर। नहीं सर, ये नहीं कोई कारण था, ठीक है, ये कोई ब्रेक हमारी जो अर्ली हड़प्पन कल्चर है उसके खत्म होने का कारण ये नहीं था, सिर्फ 1 और 2 था। तो पूछ रहा है नॉट रिप्रेजेंट, तो मेरा आंसर हो गया 3 ओनली, क्योंकि तीसरा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है उस ब्रेक को। और ये हमसे कहां से पूछा है सर? यहां से पूछा है, ये लार्ज स्केल बर्निंग और अबेंडमेंट ऑफ सर्टेन सेटलमेंट। देख रहे हो आप, आपकी NCERT से लेटेस्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर इस बॉक्स में एक चीज याद रखना कि चोलिस्तान क्या है, ये याद रखना कि एक डेजर्ट एरिया है पाकिस्तान में, थार डेजर्ट को बॉर्डर करता हुआ। और अगर बात की जाए साइट्स की, तो सिंध में ज्यादा साइट देखने को मिलती है हड़प्पन की या चोलिस्तान में? तो देखो यहाँ क्लियरली मेंशन है 239 साइट्स इन चोलिस्तान, तो ये आपको याद रखना, ठीक है। उसके बाद सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजी, तो कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल किया जाता था? सर स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल थी, मतलब हड़प्पा 8 वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, काफी सारे वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स को ये यूज करते थे, जैसे कि फिश, आपको ये भी याद रखना है कि फिश का इस्तेमाल किया जा रहा था। इन सब का जिक्र इन्हें कैसे पता चलता है? तो चार्ड ग्रेन और सीड्स, उस समय आपके चार्ड ग्रेन और सीड्स के जो सैंपल्स है वो देखने को मिले थे, तो उससे इन्होंने ये आर्कियो बॉटनिस्ट हैं उन्होंने कंक्लूजन निकाला, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं, यहां बहुत काम की चीजें नहीं है देखो, तो इसीलिए मैं यहां ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं आपको। और जो जरूरी चीज है बस वो हाईलाइट करके दिखा रहा हूं कि जैसे राइस की बात हुई है तो पूछ लेगा कि भाई राइस नोन था या नहीं था, तो आपको पता होना चाहिए नोन था। कौन कौन सा एनिमल वहां उस समय डोमेस्टिकेट किया जाता था? बोर, डियर, घड़ियाल, ठीक है। फिश की बोन्स भी पाई गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आ जाओ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज पर। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, इनको हमें समझना है। देखो यहां पर जो ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि व्हाइल द प्रेवलेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज इंडिकेटेड बाय फाइंड्स ऑफ ग्रेन, इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। हमें उस समय एग्रीकल्चर प्रेवलेंट था, इसकी जानकारी ग्रेन्स से देखने को मिलती है, ना कि कोई किसी तरीके की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को पता लगा पाना मुश्किल था, ठीक है, मोर डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट। तो अब यहां पर इसी चीज पर क्वेश्चन आता है CAPF 2013 में कि द प्रेवलेंस ऑफ ग्रेन इन हड़प्पन साइट इंडिकेट, जो ग्रेन वहां पर प्रेवलेंस थे उनसे हमें क्या समझ में आता है? उनसे समझ में आता है कि एग्रीकल्चर वो है प्रेवलेंट था उस समय पे, ठीक है। कैसे इन्होंने क्वेश्चन को कनेक्ट करा आपने समझा। चलो फिर हमें कई सील्स पर बुल देखने को मिला, उस बुल से हमें समझ में आया कि अच्छा इसका इस्तेमाल करके वो लोग हो सकता है कि खेतों को जुताई करा करते थे, ठीक है। यहां पर हमें यह भी पता चल गया कि बुल नोन था। यह भी याद रखो दोस्तों, एक लिस्ट बना लेना कि एनिमल उस समय कौन सा नोन था कौन सा नहीं था, इस पर आपको पता है, अभी CSC में क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। मैं भी आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। अब यहां पर देखो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, ये तीनों पॉइंट को ध्यान से पढ़ना, ठीक है, ये तीनों पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़ना। एक तो टेराकोटा मॉडल, यहां देखो टेराकोटा मॉडल ऑफ द प्लग हैव बीन फाउंड एट साइट इन चोलिस्तान एंड बनावली हरियाणा। तो पहला पॉइंट बनता है कि टेराकोटा प्लग कहां मिलता है, तो हमने क्या याद रखा? चोलिस्तान और बनावली हरियाणा में, ठीक, पहली चीज। दूसरा कह रहा है कि जो प्लग्ड फील्ड हैं, प्लग्ड फील्ड वो कहां देखने को मिलते हैं?
कालीबंगन राजस्थान, सेकंड पॉइंट बना लो, प्लग्ड फील्ड कहां है, कालीबंगन राजस्थान। उसके बाद 2 सेट्स ऑफ फरो लैंड, राइट एंगल पे कटिंग की गई जो फरो लैंड है, जो जोती गई जो खेत है, वो कहां देखने को मिलते हैं, ठीक है, वो कहां देखने को मिलते हैं सर, यहां पर इन्होंने वो चीज बताई है नहीं है, नहीं सर, 2 डिफरेंट नहीं, 2 सेट्स ऑफ फरोज भी मिले, बस इतना बताया कि 2 सेट्स ऑफ फरो देखने को मिले हैं, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है कि जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये क्रॉप किस तरीके से डिवाइडेड है, ऐसे और ऐसे करके, ठीक है, तो इस तरीके से भी क्रॉप्स वहां पर देखने को मिली है, यानी कि 2 डिफरेंट क्रॉप एक समय पर उगाई जाती थी, यहां पर बस ये हमें बताने की कोशिश की है। अब सर आप देखोगे इन 3 स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। एनडीए 2012, टेराकोटा प्लग ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, टेराकोटा प्लग अभी मैंने पीछे दिखाया, टेराकोटा प्लग ये रहा, मॉडल ऑफ द प्लग हैव बीन फाउंड एट द साइट ऑफ चोलिस्तान। टेराकोटा प्लग कहां मिल रहा है, बनावली में, तो आंसर मेरा टी होगा, बनावली। उसके बाद एनडीए 2023 में तो सर इन्होंने इतना खतरनाक क्वेश्चन इजी है, बस पूछने का तरीका, टेराकोटा मॉडल ऑफ द प्लग हैव बीन फाउंड एट द साइट ऑफ चोलिस्तान एंड बनावली, बिल्कुल सही है, वही स्टेटमेंट जो मैंने अभी आपको यहां दिखाया। फिर कह रहा है कि देयर इज अ एविडेंस ऑफ प्लग्ड फील्ड एट कालीबंगन एसोसिएटेड विद मैच्योर फेज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब सर देखो यहां पर बात बिल्कुल सही है, एविडेंस कह रहा है प्लग्ड फील्ड के कालीबंगन में। अब दिक्कत ये हो गई कि ये एसोसिएटेड अर्ली हड़प्पन फेज से थे, ना कि मैच्योर हड़प्पन फेज से। कई बच्चे जो हैं सेकंड क्वेश्चन को, सेकंड स्टेटमेंट को सही समझते हैं, सही स्टेटमेंट नहीं होगा सर, यहां पर इन्होंने ये मैच्योर फेज करके ना आपके साथ ट्रिक करा है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा। और तीसरा जो स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि द प्लग्ड फील्ड एट कालीबंगन हैड 2 सेट्स ऑफ फरो क्रॉसिंग राइट एंगल टू ईच अदर सजेस्टिंग 2 डिफरेंट क्रॉप ग्रोन टुगेदर, तो ये बिल्कुल सही है। तो सर आंसर हमारा क्या हो गया, 1 and 3 ओनली, ठीक है। ये सिर्फ 2 स्टेटमेंट है जो सही है, बाकी बीच का हमारा जो गलत है। और मैं बस आपको इन क्वेश्चनों से ये जरूरी चीज दिखाना चाहता हूं कि ये तीनों स्टेटमेंट कितने जरूरी हैं, और इतने जरूरी कि सर सीआईएसएफ 2025 लेटेस्ट पेपर में फिर से पूछ लिया कि इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लग हैव बीन डिस्कवर्ड, कहां डिस्कवर्ड किया गया, आंसर है सर कालीबंगन, ठीक है। आई एम सो सॉरी, नॉट कालीबंगन, बनावली। कालीबंगन में तो सर आपका टेराकोटा वो प्लग्ड फील्ड देखने को मिले हैं, ठीक है। कालीबंगन में देखो, ये मुझे भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, आप भी ध्यान रखना, कालीबंगन में प्लग्ड फील्ड देखने को मिले हैं और यहां बनावली में टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लग देखने को मिले हैं, ठीक है। चलो उसके बाद कुछ चीजें यहां पर भी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है कि सर कैनाल्स देखने को मिली हैं, कैनाल्स देखने को मिली है, शोर तो गई इन अफगानिस्तान, बट पंजाब और सिंध में नहीं देखने को मिली है। तो सर जहां पर भी ये नोट वाले पॉइंट आ जाते हैं ना, तो इस पर भी ज्यादा ध्यान देना है कि ये नोट कहां कह रहा है। तो कैनाल्स हमें शोर तो गई, अब देखो यहां लोकेशन पर भी ध्यान दो, बनावली कहां है, हरियाणा में, कालीबंगन कहां है, राजस्थान में, शोर तो गई कहां है, अफगानिस्तान में। तो जब ये ऐसे लोकेशन पर भी लोकेशन दे रहा होगा ना, तो आपको उसे भी अच्छे से हाईलाइट करना है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर इन्होंने बात की है धोलावीरा। अब धोलावीरा में क्या देखने को मिलता है, वाटर रिजर्वायर। अब सर यहां पर ना क्वेश्चन आता है, देखो मैं आपको ना सीधी ट्रिक बताता हूं, जब भी वाटर मैनेजमेंट, जब भी वाटर हार्वेस्टिंग, रिजर्वायर, सिस्टम, मतलब पानी से रिलेटेड जब भी बात होगी ना, तो आंसर हमारा धोलावीरा आएगा। अब यहां देखो सीडीएस 2012 में क्वेश्चन आता है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इंडस सिटीज was known for water management। सर सीधे आओ, धोलावीरा। वाटर मैनेजमेंट मतलब धोलावीरा। धोलावीरा में इतने सिस्टमैटिक ढंग से पानी का इस्तेमाल किया जाता था, मैनेज किया जाता था, इसीलिए यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। सीएससी 2021 में फिर से पूछ रहा है कि वेल नोन कौन सी एंशिएंट टाउन है जो वेल नोन था अपने वाटर हार्वेस्टिंग और मैनेजमेंट के लिए। सिंपल है सर, आंसर है धोलावीरा। फिर सेवरल लार्ज सिस्टम और रिजर्वायर कहां देखने को मिले, सीडीएस 2022 में पूछ रहा है, धोलावीरा। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि सीएपीएफ में अभी तक नहीं आया। लोकेशन याद रखो, धोलावीरा कहां है, गुजरात में, ठीक है, याद रहेगा। अब देखो ये इमेजेस जो साइड में दी हुई हैं, सर ये इमेजेस क्यों देखना जरूरी है, इमेज भी अपने आप में एक क्वेश्चन बन के आ सकती है। यहां क्या कह रहा है कि कॉपर टूल्स, ये देखो इन्होंने कॉपर टूल्स का फोटो दिया है। अब हो सकता है कि कल वो एग्जाम में पूछ ले कि क्या कॉपर टूल नोन था या नहीं था, आप समझ रहे हो। अगर मैंने इमेज पर ध्यान दिया कि यार कॉपर टूल्स तो दिए हुए हैं, यानी कि कॉपर उस समय के लोगों को पता था कि क्या होता है। और आप यकीन नहीं करोगे, इस पर एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, मतलब डायरेक्टली तो नहीं,
पर यहां देखो ये एक क्वेश्चन था 113, यहां पर इसका स्टेटमेंट ये वाला देखो, द इनहेबिटेंट्स ऑफ हड़प्पा हैड नाइदर नॉलेज ऑफ कॉपर नोर ब्रॉन्ज। समझ में आया आपको कि कैसे एक स्टेटमेंट बन के आ सकता है, और वो स्टेटमेंट आपको मदद करेगा आंसर तक पहुंचने में। तो कॉपर तो नोन था, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैं आपको ये भी समझा रहा हूं दोस्त कि कैसे हमें एनसीईआरटी को पढ़ना भी है। रिजर्वायर धोलावीरा में देखने को मिलता है। ये सारी चीजें हटाओ, अभी काम की है नहीं। अब देखो यहां पर मोहनजोदारो के बारे में बात की गई है। मोहनजोदारो, ठीक है, एक यूनिक फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, बहुत ही डेवलप्ड अर्बन सेंटर है मोहनजोदारो। अब देखो यहां ना एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया हुआ है कि हड़प्पा पहली साइट है जो डिस्कवर हुई है, पर हड़प्पा से ज्यादा लोग जानते किसे हैं? मोहनजोदारो को। देखो जाना उसको ही जाता है जो अपने आप को वेल मेंटेन्ड ढंग से रखता है। जरूरी ये नहीं कि आप पहले डिस्कवर हुए हो या बाद में डिस्कवर हुए, मैटर ये करता है कि आपने अपने डिस्कवर होने के बाद कितना अपने आप को मेंटेन रखा है। अब हड़प्पा के साथ दिक्कत क्या हुई कि यार यहां पर ना ईंट चोर बहुत थे। ईंट चोर मतलब जो ईंटें चुरा के ले गए, इतने सारे लोग थे जो वहां पर ईंटों को चुरा कर ले गए। इस कारण से जो है यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि हड़प्पा को सेफ नहीं रखा गया, उसको संभाल कर नहीं रखा गया। तो हालांकि हड़प्पा बहुत पहला जो साइट थी, जो हड़प्पा थी, डिस्कवर की गई थी, पर मोहनजोदारो थी जिसको बेटर तरीके से प्रिजर्व किया गया था। ठीक है, और अलेक्जेंडर कनिंगम थे जो पहले डायरेक्टर जनरल थे उस समय के, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी जिन्हें कहा जाता है। इस पर कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, आपको याद रखना है अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है, अब एक चीज और याद रखो, मोहनजोदारो में छोटी छोटी दो पार्ट में ना पूरी सिटी को डिवाइड किया हुआ था, दो पार्ट में। ये देखो इस तरीके से, एक तरफ था लोअर टाउन, दूसरी तरफ था सीटाडेल। अब इन दोनों के ना पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि क्या की फैक्ट्स थे उस समय के। तो सीटाडेल आपको वेस्ट में देखने को मिलेगा, लोअर टाउन ईस्ट में। ये स्मॉलर है पर हाइयर लेवल पर है, ये लार्जर है बट लोअर लेवल पे है। ये स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यहां पर आमतौर पर लोग रहा करते थे। ये वॉल्ड था, फिजिकली एक लोअर टाउन से सेपरेट किया गया था सीटाडेल को। अब सवाल यह है कि क्या लोअर टाउन भी वॉल्ड था? तो सर यहां पर आप लोग कई बार नोटिस नहीं करते हो, ये क्लियरली यहां मेंशन है कि द लोअर टाउन वाज आल्सो वॉल्ड। ये भी याद रखना है क्योंकि एनडीए 2011 के एक पेपर में आपसे पूछा था कि क्या करेक्ट नहीं है, और यहां पर क्लियरली यहां दिया हुआ था कि द सीटाडेल वाज वॉल्ड बट द लोअर टाउन वाज नॉट वॉल्ड, और यही करेक्ट नहीं था क्योंकि आपने क्या देखा, लोअर टाउन भी वॉल्ड है, लोअर टाउन वाज आल्सो वॉल्ड। ठीक है, क्लियर है यहां तक चीजें। आगे बढ़ते हैं। अब सर यहां इन्होंने ये बताया हुआ है कि ये एक प्लान्ड सेटलमेंट था। यहां ऐसा नहीं कि अचानक से लोग आए और उन्होंने घर बनाना शुरू किया, नहीं, पहले एक सेटलमेंट बनाया गया, ठीक है, एक प्लानिंग की गई, फिर उसको इंप्लीमेंट किया गया। और यहां पर आप देखोगे ब्रिक्स का भी एक स्टैंडर्ड था, ऐसे नहीं कि कोई भी कितनी भी बड़ी छोटी ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया था, एक स्टैंडर्डाइज्ड रेशो में ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसका 1:2:4 का एक रेशो होता है। स्टेट पीसीएस में पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सच ब्रिक्स वर यूज्ड ऑल हड़प, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सेटलमेंट एक जगह पर देखने को मिली, ये ब्रिक्स हर जगह देखने को मिली थी, ठीक है, इसीलिए ये प्लान सेटलमेंट था। ड्रेनेज पैटर्न आप देखोगे, बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से एक ड्रेनेज पैटर्न स्टैब्लिश किया गया था, केयरफुली प्लान किया गया था। रोड भी एक ग्रिड पैटर्न में देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं कि यहां से निकाल दी रोड, यहां से निकाल दी रोड, यहां से निकाल दी रोड, नहीं, प्रॉपर इस तरीके से एक ग्रिड पैटर्न में, मतलब ये ग्रिड पैटर्न है, यहां घर है तो यहां रोड है, यहीं पर एक ड्रेनेज सिस्टम है, यहां से ये इस तरीके से रोड कनेक्टेड है। तो सर बहुत ही ना डेवलप, सिस्टमैटिकली डेवलप किया गया था इस हड़प्पन सिविलाइजेशन को, इसीलिए इसको एक अर्बन डेवलपमेंट कहा जाता है। सीडीएस 2016 में इसी पर क्वेश्चन आता है, क्या कहता है, रोड्स वर नॉट ऑलवेज एब्सोल्युटली स्ट्रेट एंड डिड नॉट ऑलवेज क्रॉस वन अनदर एट राइट एंगल। अरे बिल क्या बात कर रहे हो यार, यहां तो साइड में दे रखा है कि रोड वर ऑलवेज एब्सोल्युटली स्ट्रेट, ठीक है, तो यहां पर नॉट आ गया, इस वजह से स्टेटमेंट गलत हो गया। कह रहा है कि स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द इज द यूनिफॉर्मिटी इन द एवरेज साइज ऑफ द ब्रिक्स। ठीक बात है भाई, यूनिफॉर्मिटी थी ब्रिक्स के साइज में, तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही है, 1 गलत है, आंसर हो गया बी। क्लियर है, आगे आ जाओ। अब यहां देखो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर बताया हुआ है। अब सर वही बात है कि देखो लेटेस्ट जो पैटर्न आ रहा है ना, इतने क्वेश्चंस यहां देखे नहीं जा रहे, पर फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि उस समय का जो आर्किटेक्चर था ना, वो अपनी प्राइवेसी पर बहुत ज्यादा फोकस करता था, ठीक है, उस समय ना प्राइवेसी बहुत कंसर्निंग थी,
कोई विंडो नहीं देखने को मिलेगी आपको। आपको घर का जो बरामदा है, मतलब जब आप मेन गेट खोलते हो ना, तो मेन गेट से आपको घर के इंटीरियर का कुछ दिखाई नहीं देगा, मतलब इतना प्राइवेसी देखने को मिली थी। तो एंट्रेंस डज नॉट गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हर एक घर में अपना एक बाथरूम देखने को मिलता है, कई सारे घरों में तो अपना अपना वॉल कुआं भी देखने को मिलता है, ठीक है, वेल भी देखने को मिलता है। मोहनजोदारो में लगभग 700 कुएं देखने को मिले थे। मतलब उतनी काम की चीज़ें नहीं है, बस आपने देख लिया, सुन लिया, अगर वहां पर कुछ क्वेश्चन आता है तो शायद इससे आप याद रख ले जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मोहनजोदारो में 2 वेयर हाउस और ग्रेट बाथ, ये 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थे जो आपको याद रखने देखने को मिले थे। सीटाडेल में, मोहनजोदारो के सीटाडेल में ग्रेट बाथ वेयर हाउस देखने को मिला था, जो स्पेशल रिचुअल बाथ के लिए इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, इसको याद रखो। अब सोशल डिफरेंसेस, कुछ सोशल डिफरेंसेस को भी समझने की कोशिश की गई थी यहाँ पर, कि क्या वहां लोगों में भेदभाव था, ठीक है। तो यहाँ पर अब सोशल डिफरेंसेस को समझने के लिए इन्होंने 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया। एक तो बरियल्स। अब भाई उन्हें कैसे पता लगेगा कि उतने पुराने सालों में कैसे लोगों के बीच में कोई भेदभाव था या नहीं था, तो एक तो बरियल्स। अब सीधी सी बात है कि किसी को अगर बरी किया गया होगा प्रीशियस मेटल्स के साथ, तो ऑब्वियस है कि यार मतलब एक भेदभाव रहा होगा कि नहीं, ये अमीर है, ये गरीब है, ये ज़्यादा इसके पास चीज़ें हैं, इसके पास कम चीज़ें हैं। तो वहाँ पर चेक किया गया, लोगों के जो बुरियल्स थे उनको निकाल कर देखा गया, उन्हें एग्जामाइन किया गया। तो उसमें इन्होंने जनरली पाया कि कहीं पर ज्वेलरी देखने को मिल रही है, कहीं पर मिरर्स देखने को मिल रहे हैं कॉपर पर। मेजरली अगर देखा जाए तो कोई ऐसा बहुत बड़ा कुछ ऐसा फर्क नहीं देखने को मिला। तो बट ऑन द होल इट अपीयर्स दैट द हड़प्पन डिड नॉट बिलीव इन बरीइंग प्रीशियस थिंग्स विद द डेड। मतलब वहां पर जो बरीड लोगों को जो दफनाया जाता था उनके साथ बहुत खास प्रीशियस मेटल नहीं रखे जाते थे, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। CISF 2024 में इसी पर क्वेश्चन आता है। नॉट करेक्ट पूछता है, कह रहा है कि ऑल दीज बरियल्स द डेड वर जनरली लेड इन पिट, ठीक है। द बरियल पिट्स वर मेड इन सेवरल डिफरेंट वेज, ठीक है। ऑर्नामेंट हैव समटाइम्स बीन फाउंड प्लेस्ड इन दीज बरियल्स। हड़प्पन्स डिड नॉट बरी मिरर्स विद द डेड। अब यहां देखो जो डी का है ना, हड़प्पन्स डिड नॉट बरी मिरर। अब देखो यहाँ सर सीधे क्लियरली यहाँ पर कॉपर मिरर दिखा रखा है ना आपको, ये देखो इमेज में, ये इसीलिए दिखा रखा है क्योंकि यहाँ पर बरियल्स के साथ ना कॉपर मिरर भी फाउंड आउट हुआ था। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, डी हमारा आंसर, हमारा डी हो गया इसलिए, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ लग्जरी। अब देखो वहां पर उस समय की कुछ अपने लग्जरियस चीजें हुआ करती थी, जैसे कि ये एक चीज दिखाई है, फैन स्पॉट। तो जिसके पास ये है तो माना जाता था कि यार वो ज्यादा अमीर है, और जिसके पास आम बर्तन है, ठीक है, मिट्टी के बर्तन है, वो गरीब माना जाता होगा। तो उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की, उससे इन्होंने प्रिडिक्ट करने की कोशिश की कि लोग लग्जरीज मतलब सोशल डिफरेंसेस थे या नहीं थे। तो वो यहाँ पर समझाया हुआ है। तो बस हमें जो चीज़ याद रखनी है वो ये रखनी है कि स्मॉल सेटलमेंट जैसे कि कालीबंगन है, वहाँ पर कोई ज़्यादा लग्जूरियस आइटम नहीं देखने को मिला है, और गोल्ड भी काफ़ी रेयर था। ज़्यादातर जो लग्जूरियस आइटम देखने को मिला है वो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पन में देखने को मिला है, ठीक है। चलो अब आ जाओ फाइंडिंग अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब देखो क्राफ्ट के लिए ना आपको ये याद रखना है कि जो छानूदारो था वो पूरी तरीके से डिवोटेड था क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। सारा का सारा जो क्राफ्ट था वो छानूदारों में प्रोड्यूस किया जाता था, आपको ये याद रखना है। इधर कुछ भी चीज़ें काम की नहीं है। फिर जो चीज़ याद है रखनी है, जो टेक्निक, स्टेटाइट मैंने पहले भी बताया कि एक सॉफ्ट स्टोन है जिसका इस्तेमाल किया जाता था। 2 साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, नागेश्वर और बालाकोट। ये 2 साइट हैं जो कोस्ट के नियर हैं। देखो इन्होंने कहा है कि लोकेट करो, आपको यहाँ पर इस काम को करना है, नागेश्वर और बालाकोट को लोकेट करना है। अगर ध्यान दोगे तो नागेश्वर CAPF 2023 में पूछा भी था, ठीक है। तो ये 2 साइट हैं जो स्पेशलाइज्ड सेंटर थी शेल ऑब्जेक्ट को बनाने की, शेल ऑब्जेक्ट। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि सर कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। NDA 2021 में पूछा कि स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर मेकिंग शेल क्या है, बालाकोट। स्पेशलाइज्ड इन मेकिंग ऑब्जेक्ट कौन सी साइट है, सर बालाकोट। शेल बेस्ड प्रोड्यूस्ड सेंटर CISF 2021 में बालाकोट और नागेश्वर। CGS 2023 में पूछा है कि स्पेशलाइज्ड इन मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट, बालाकोट। तो सर आपको ये चीज याद रहेगी कि नागेश्वर और बालाकोट ये दोनों स्पेशलाइज्ड सेंटर थे शेल ऑब्जेक्ट को बनाने के, ठीक है। अब यहां पर जिक्र हो रहा है कि हमें कैसे पता चलता है कि कोई सेंटर प्रोड्यूसिंग
क्राफ्ट प्रोड्यूसिंग सेंटर था या नहीं था, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो सिंपल सी बात है सर, अगर मैं ऐसा कुछ एक क्राफ्ट बना रहा हूं तो जब मैं इसको बनाऊंगा तो मेरा वेस्ट भी बहुत बचेगा, और वो ये आइटम तो मेरा कहीं और चला जाएगा पर मेरा वेस्ट वहीं पर रह जाएगा। तो उस वेस्ट से हमने ये फाइंड आउट किया कि ये जगह जो है क्राफ्ट प्रोड्यूसिंग के लिए इस्तेमाल की जाती थी या नहीं थी। तो अब यहां पर बस वही चीजें बताई हुई है, जैसे कि रॉ मटेरियल है, स्टोन नड्यूल्स, होल शेल्स, कॉपर ओर, टूल्स, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेस्ट मटेरियल, ये सारी चीजें हैं जिससे हमें ये इंडिकेट करते हैं कि यहां पर क्राफ्ट का काम हुआ करता था। CAPF 2023 में इसी पर क्वेश्चन आ जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट मार्कर ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई आर्कियोलॉजिकल साइट एज अ सेंटर ऑफ क्राफ्ट। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सेंटर है ये क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए जाना जाता था? तो जब हमें वहां पर मिला हो या तो रॉ मटेरियल जैसे कि स्टोन नोड्यूल, होल शेल्स, या फिर हमें मिला हो वहां पर अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट, रिजेक्ट, वेस्ट मटेरियल, ये दो ही तरीके हो सकते हैं। बाकी जैसे इन्होंने कहा है ज्योग्राफिकल एक्सपांस ऑफ द साइट, ये नहीं होगा सर। एविडेंस ऑफ वेराइटी ऑफ पोट्री, ये भी नहीं होगा सर। आंसर हो गया 1 और 3। क्लियर है, आपकी NCERT से है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है चैप्टर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सर यहाँ कह रहा है कि क्राफ्ट प्रोडक्शन वाज आल्सो अंडरटेकन इन द लार्ज सिटीज। कई सारी लार्ज सिटीज में भी जैसे कि मोहनजोदारो और हड़प्पा में भी ये प्रोडक्शन देखने को मिला, पर पूरी तरीके से जो डेडिकेटेड था वो था चानूदारो। आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब उसके बाद इस प्रोडक्शन के लिए हमारा मटेरियल भी कहीं ना कहीं से आता होगा, तो ये याद रखो कि नागेश्वर बालाकोट से शेल आता था, शोरतोगोई से लापिस लजूली, लोथल के पास जो मटेरियल आता था वो कार्नेलाइन आता था बहरूच से, स्टेटाइट आता था राजस्थान से, और मेटल जो है राजस्थान से आता था। कुछ ऐसे एक्सपीडिशंस भी भेजे जाते थे इधर उधर दूसरे शहरों में, जैसे कि राजस्थान से कॉपर लाया जाता था, साउथ से गोल्ड आता था, ठीक है। कुछ ऐसे एरियाज भी थे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से बिलोंग नहीं करते थे, जैसे कि खेतरी एरिया, गणेश्वर जोधपुर कल्चर, ठीक है, वहां से भी कॉपर ऑब्जेक्ट हड़प्पन के पास आया करते थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो ये मटेरियल है वो कहीं विदेशों से भी आया करता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इंडियन लैंड से ही लाया करते थे, विदेशों से, जैसे कॉपर ओमान से भी आया करता था, ठीक है। और ये कहाँ मेंशन है? ये मेसोपोटामियम टेक्स्ट में दिया हुआ है, ये याद रखना है, ये मेसोपोटामियम टेक्स्ट में ये क्लियरली मेंशन है कि कॉपर कमिंग फ्रॉम अ रीजन कॉल्ड मेगन। मेगन क्या है? मेगन आपका ओमान का ही नाम है, ठीक है, पुराना नाम है। ये नाम जरूर याद रखना, जैसे दिलमुन बहरेन को कहते हैं, मेसोपोटामिया आपका इराक का नाम है, और मेलुहा आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है, हड़प्पन सिविलाइजेशन मेसोपोटामियम टेक्स्ट में दिया हुआ है। यहां देखो मेंशन भी किया हुआ है कि मेसोपोटामियम टेक्स्ट मेंशन कॉन्टेक्ट विद द रीजन नेम दिलमुन जो कि बहरेन है, मेगन, ठीक है, और मेलुहा जो कि हड़प्पन रीजन है। इसी पर सर क्वेश्चन भी देखो, इन द मेसोपोटामियम रिकॉर्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म वाज यूज्ड फॉर द हड़प्पन्स। तो हड़प्पन्स के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था मेसोपोटामियम टेक्स्ट में? मेलुआ, ठीक है। इन द मेसोपोटामियम रिकॉर्ड्स द इंडस वैली रीजन इज एड्रेस टू मेलुआ, ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद यहां पर ये 2 पॉइंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नहीं आए पर आप इसको ध्यान रखिएगा। एक यहां पर यह पूछा गया था कि सिलेंड्रिकल सील किस सिविलाइजेशन की है? तो आपको पता है कि सिलेंड्रिकल हड़प्पन में देखने को नहीं मिली है, पर देखने को मिली है तो टिपिकली ऑफ मेसोपोटामियम सील्स। तो आंसर आ गया मेसोपोटामियम सील्स। तो सर ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर इसे थोड़ा ध्यान से देखना है, चीज़ों को समझना है। अब सील्स और स्क्रिप्ट के बारे में बात हो गई है, तो सील क्या है सर? पहले तो इन्होंने यहाँ पर समझाया कि क्या थी इंपॉर्टेंट सील की। तो सील मतलब कोई चीज़ आप अगर मुझे मेरे पास भेज रहे हो तो उसमें ना आप अपनी एक सील लगा दे रहे हो, और उस सील से क्या होता था कि अगर वो सील टूटी मिलेगी, अगर वो सील ब्रेक्ड मिलेगी तो किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की है, हम ये अनुमान लगा सकते हैं। पहली चीज तो ये फायदा है सील। दूसरा फायदा ये है कि मुझे पता लग जाएगा बिना आपके कॉल करे कि अच्छा इस बच्चे ने या फिर इस इंस्टीट्यूशन ने मुझे ये चीज पहुंचाई है, जब उनकी सील उस पर मैं देखने को मिलूंगा। तो ये सील के फायदे होते हैं। फिर यहां पर बताया हुआ है कि स्क्रिप्ट के बारे में, कितनी मिस्टीरियस स्क्रिप्ट। अब सर स्क्रिप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, स्क्रिप्ट पर क्वेश्चन पूछा गया है, CAPF 2020 में क्वेश्चन आया है। स्क्रिप्ट के लिए जितने भी मैंने ये पॉइंट मार्क किए हैं, इनको समझना है कि एक तो हमारी जो ये स्क्रिप्ट थी बहुत शॉर्ट थी, लॉन्गेस्ट कंटेनिंग 26 साइन देखने को मिले थे, ठीक है।
स्क्रिप्ट रिमेन अनडेसिफर्ड, आज तक उसको पता नहीं, पढ़ नहीं पाया गया है, ठीक है, हमें नहीं पता है कि स्क्रिप्ट में क्या लिखा है। इट वॉज एविडेंटली नॉट अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल नहीं है। कई सारे साइंस देखने को मिलते हैं, लगभग 375 से 400, और स्क्रिप्ट जो है राइट टू लेफ्ट की तरफ लिखी गई है। ऑब्जेक्ट्स ऑन विच राइटिंग हैज बीन फाउंड, अब कई सारे ऑब्जेक्ट हैं जहां पर ये स्क्रिप्ट पढ़ने को मिली है, वो ये सभी हैं, ठीक है, इनको आपको याद रखना है। इसी पर बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन आता है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट से रिलेटेड क्या गलत है। तो पहला कह रहा है कि इट इज अबाउट 400 साइन, तो 400 साइन की बात सर यहां देखो हो रही है, क्लियर है। फिर कह रहा है कि ये राइट टू लेफ्ट लिखी गई है, तो सर ये भी सही है, ये देखो यहां मेंशन है कि राइट टू लेफ्ट। फिर कह रहा है कि इट हैज बीन फाउंड ऑन बोन रॉड्स एंड ज्वेलरी, तो सर ये भी सही है, ज्वेलरी और बोन रॉड्स पे इसको फाइंड आउट किया गया था। फिर कह रहा है कि इट रेफर्स टू द पीपल ऑफ मेलुहा, अरे भाई हड़प्पन स्क्रिप्ट में थोड़ी ना मेलुहा के बारे में बात की गई है, हमने पीछे पढ़ा ना, मेसोपोटामियम टेक्स्ट था, मेसोपोटामियम की वो स्क्रिप्ट थी जिसमें मेलुहा के बारे में जिक्र किया है, इसीलिए हमारा डी आंसर होगा, जो कि नॉट करेक्ट है, ठीक है। आगे आ जाओ। अब वेट्स के बारे में बात की गई है यहाँ पर, वेट्स जो कि यूजुअली मेड हैं चार्ट स्टोन से बने हुए थे। अब सर ये भी ध्यान रखना, देखो सील पर पूछ लिया उसने, सील किससे बना हुआ है, ठीक है, और भी एक फिगर है हमारी, उस पर पूछ लिया कि वो फिगर किससे बनी हुई है। अब ये वेट का भी ध्यान रखना कि वेट चार्ट से बने हुए हैं, कोई मार्किंग नहीं देखने को मिली थी। जो लोअर डिनोमिनेशन था वो बाइनरी था और हायर डिनोमिनेशन डेसिमल सिस्टम में था। एंशिएंट अथॉरिटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी। अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि यार ये जितनी भी चीज आपने देखी कि यार एक प्लान्ड स्ट्रक्चर्ड पूरा का पूरा अर्बन डेवलपमेंट था, ईंटें बहुत ही स्ट्रक्चर्ड थी, कई सारे वेट्स देखने को मिले, सील्स देखने को मिली, तो इन सब के पीछे, इतनी यूनिफॉर्मिटी होने के पीछे कुछ तो बड़ा कारण रहा होगा। तो सबसे पहले तो समझो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी देखने को मिली, और इन सब यूनिफॉर्मिटी के पीछे फिर लोगों के अपने कुछ ना कुछ थॉट्स हैं। किसी का कहना था कि यार यहाँ पर कोई भी राजा नहीं था, अरे भाई कोई राजा नहीं होगा तो ऐसी यूनिफॉर्मिटी तो आनी पॉसिबल नहीं है, तो ये तो हटाओ, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर किसी का कहना था कि यहाँ पर एक नहीं, एक से भी ज्यादा राजा थे, एक से भी ज्यादा रूलर रहा करते थे, तो सर ये भी नहीं हो सकता, एक से ज्यादा रूलर होंगे तो यूनिफॉर्मिटी कैसे आएगी, आपस में लड़ेंगे मरेंगे, तो वो तो हो ही नहीं सकता। फिर तीसरा एक थॉट निकल कर आया जो कि अभी तक माना जाता है कि वहां पर सिर्फ एक सिंगल स्टेट और सिंगल रूलर रहा करता था, ठीक है, देयर वाज अ सिंगल स्टेट और सिंगल रूलर, और कई बार लोग उसको प्रीस्ट किंग भी कहते हैं। ये फोटो भी आपको दी हुई है, ठीक है। तो ये आपका सबसे ज्यादा माना गया थॉट था। 3 ओपिनियन निकल के आए, मैंने यहां मार्क किए हुए हैं, 3 ओपिनियन मैंने बताया। पहला कि कोई रूलर नहीं था, पहला ओपिनियन क्या था कि कोई रूलर नहीं है, जो कि नहीं माना गया। दूसरा था कि एक से भी ज्यादा रूलर थे, और तीसरा था कि सिर्फ सिंगल रूलर था, सिंगल स्टेट था, जो कि सबसे ज्यादा माना गया। इस पर ही बेस्ड एक क्वेश्चन आता है कि जो मटेरियल एविडेंस जो देखा गया, इन सब के पीछे क्या कारण था, मतलब जो यूनिफॉर्मिटी देखने को मिली, तो सर एक यूनिटी, थियोरेटिकल यूनिटरी देखने को मिली थी, इस वजह से ये सभी चीजें एविडेंस की गई थी, ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब अंत कैसे हुआ, एंड हुआ जो सिविलाइजेशन का, वो सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ वो यहां पर समझाया हुआ है। सबसे पहले तो 1800 बीसी में मैच्योर हड़प्पन साइट का जो चोलिस्तान का एरिया है वो सबसे पहले अबेंडेंट होना शुरू हुआ। इसी पर बेस्ड सीएपीएफ 2021 में क्वेश्चन आ जाता है कि मोस्ट ऑफ द मैच्योर हड़प्पन साइट इन द रीजन ऑफ चोलिस्तान हैड बीन अबेंडेंट ड्यूरिंग, तो 1800 बीसी में इसका खात्मा होना शुरू हुआ, ठीक है, अबेंडेंट मतलब धीरे धीरे वो उजड़ना शुरू हो गया। उसके बाद यहां पर बताया गया है कि हड़प्पन साइट दैट कंटिन्यूड टू बी ऑक्युपाइड आफ्टर, कई सारी साइट जो है 1900 के बाद भी ऑक्युपाइड रही हैं, पर वहां एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। मतलब अभी तक हम मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे, अब ये लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, तो इसके बाद एक नया सिविलाइजेशन आएगा। अब फर्क इतना याद रखना है कि मैच्योर काफी अर्बन था, पर जो लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन आया वो काफी रूरल वे में रह रहा था, ठीक है, तो वहां जो एक यूनिफॉर्मिटी हुआ करती थी वो सब डिसअपियर हो गई। तो यहां पर वही क्लियरली मेंशन है कि डिसअपियरेंस ऑफ द डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द सिविलाइजेशन, सारे जो आर्टिफैक्ट्स थे जो एकदम यूनिक शानदार से शानदार चीजें हुआ करती थी वो सब डिसअपियर हो गया। लॉन्ग ट्रेड डिसअपियर हो गया, वेट सील्स सब डिसअपियर हो गया। कंस्ट्रक्शन टेक्निक बिल्कुल डिटेरियोट हो गई, जो मैच्योर हड़प्पन में बहुत ही शानदार कंस्ट्रक्शन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था, प्लांट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था, वो सब डिटेरियोट हो गया। पब्लिक स्ट्रक्चर वर नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड, ठीक है,
तो जो रूरल वे, लेट हड़प्पन में रूरल वे देखने को मिला है, जबकि मैच्योर हड़प्पन में अर्बन वे देखने को मिला है। अब इसी पर ही सीएपीएफ 2018 में क्वेश्चन आता है कि देयर इज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी इन द आर्टिफैक्ट एज एविडेंट इन द पॉटरी, सील्स, ब्रिक्स एंड वेट। बिल्कुल सही है कि सर यूनिफॉर्मिटी देखने को मिली थी। फिर कह रहा है कि द लेट हड़प्पन साइट ऑल्सो मेंटेन द सेम कंस्ट्रक्शन टेक्निक एज वर यूज्ड इन द मैच्योर। सर बिल्कुल गलत है, लेट हड़प्पन में वो कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल ही नहीं हुआ जो मैच्योर में किया गया था, इसीलिए इन दोनों को अलग तरीके से दिखाया है, लेट को अलग दिखाया है, मैच्योर को अलग दिखाया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर। उसके बाद सर यहाँ कुछ काम की चीजें नहीं है, लास्ट में बस डिस्कवरी हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो हुई है, जिसलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो 100 साल पूरे हुए, उसके ऊपर एक दो चीजें हैं कि कैसे कनिंघम, याद रखना यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कनिंघम ने इस चीज को काफी इग्नोर कर दिया था हड़प्पन सिविलाइजेशन को। ठीक है, कनिंघम का मानना था कि जो सिविलाइजेशन इंडिया में स्टार्ट हुई है, इंडियन हिस्ट्री जो बिगिन हुई है, वो गंगा वैली से स्टार्ट हुई है, गंगा वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुई है। ही मिस्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पा। ठीक है, और इसी पर सर ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है। ईपीएफओ 2023 में क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। पहला पॉइंट कहता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वाज द व्यू दैट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगेन विद द ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इनका ये व्यू था ही नहीं, तो ये वाला हमारा आंसर होगा। इनका ये व्यू था ही नहीं, इनका तो मानना था कि गंगा से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है। ठीक है, उसके बाद हमारी सिविलाइजेशन को कैसे खोजा गया, दयाराम साहनी ने हड़प्पन आर्कियोलॉजी को डिस्कवर किया, रखलदास बैनर्जी जी ने इसको मोहनजोदारो की जो सील्स हैं उसको फाइंड आउट किया गया, और फाइनली 20 सितंबर 1924, जिसे आज 100 साल हो चुके हैं, जॉन मार्शल ने, जो कि एएसआई के उस समय के डीजीआई थे, उन्होंने फाइनली ये डिक्लेयर किया कि एक नई सिविलाइजेशन को फाइंड आउट किया गया है, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सर जॉन मार्शल, इनकी कुछ अपनी मिस्टेक्स थी जो यहाँ पर दी गई हैं, इसको आपको देखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर व्हीलर जो थे, उन्होंने जो मार्शल्स की जो गलतियां थी, एक्सकवेशन जो किया गया था उसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया गया, और जब 1947 में पार्टीशन हुआ तो हमने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो पाकिस्तान में साइट्स चली गई थी उन पर ना फोकस करके हमारी इंडिया में कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट साइट्स को खोजना शुरू किया, जैसे कि कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, और रिसेंटली जो डिस्कवर्ड हुई है वो धोलावीरा है। आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, प्रॉब्लम ऑफ पीसिंग टुगेदर, बस यहां पर सर ये बताया गया है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट से हमें हड़प्पा के बारे में नहीं पता चला, हमें पता चला तो वहां के मटेरियल से, वहां के मटेरियल एविडेंस से, ये बताया गया है। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं, जैसे कुछ चीजों के बारे में हमें आज तक नहीं पता चला कि उस समय का रिलीजियस क्या प्रैक्टिस हुआ करती थी, जो प्रीस्ट किंग थे वो कौन थे, मदर गॉडेस, ये एक फिगर देखने को मिली थी। ठीक है, इनके बारे में यहाँ पर बात हुई है। फिर ग्रेट बाथ और फायर अल्टर कालीबंगन और लोथल में देखने को मिला था, इसको भी याद रखना, ये भी पूछा गया है। एट विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट फायर अल्टर फाउंड, तो फायर अल्टर कहाँ देखने को मिला है हमें सर? कालीबंगन में। ठीक है, उसके बाद प्रोटो शिवा नाम की एक सील देखने को मिली है, जिसपे हमें कुछ एनिमल्स देखने को मिले। अब सर ये एनिमल पर एक क्वेश्चन भी आया था हमारा सीएससी में, तो ये भी याद रखो। यहाँ पर एलिफेंट दिख रहा है, यहाँ पर राइनो दिख रहा है, यहाँ पर बुल दिख रहा है, यहाँ पर टाइगर दिख रहा है, और नीचे यहाँ 2 डियर भी हैं। तो ये हमें याद रखना है कि कौन कौन से एनिमल हमारे प्रोटो शिवा सील पर देखने को मिलते हैं। ठीक है सर, ये चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। सारी चीजें जितनी भी, देखो इस बुक में आपको कुछ करना है या नहीं करना है ये आप तय करेंगे, बट ये चैप्टर आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने यहाँ पर देखे सर, इनको तैयार कर लेना। जैसे यहाँ पर अब देखो, एक ये वाला क्वेश्चन हमारा डांसिंग गर्ल का है, इसके बारे में हमारी थीम्स में नहीं कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, पर ये कुछ 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें क्वेश्चन से देखने को मिलती है, वो हमें अलग से तैयार करनी है। तो जैसे डांसिंग गर्ल है, तो ये किस मटेरियल से बनी हुई थी? ब्रॉन्ज से बनी हुई थी, आपको याद रखना है। हड़प्पन सील किस मटेरियल से बना हुआ था? स्टेटाइट, ये मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद हड़प्पन सील पर कौन सा एनिमल नहीं देखने को मिला है? तो हड़प्पन हम्प्ड बुल अभी मैंने दिखाया, एलिफेंट दिखाया, लॉयन नहीं है। देखो क्रोकोडाइल और लॉयन में आपको काफी कंफ्यूजन रहा होगा, पर याद रखना कि क्रोकोडाइल मतलब फिर भी आप एक बार को क्रोकोडाइल सोच सकते हो, पर लॉयन इतना इंपॉर्टेंट एनिमल, अगर लॉयन होता तो कहीं तो डिस्क्रिप्शन होता, कहीं तो इसके बारे में दिया होता। तो लॉयन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट एक एनिमल है। ठीक है,
तो इस हिसाब से इसे हम एलिमिनेट भी कर सकते थे। और यहाँ पर दिया हुआ है कि टेराकोटा मॉडल जो है कहाँ पर डिस्कवर किया गया, तो बनावली। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से दोस्तों हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस आप समझिए कि 100 साल की डिस्कवरी कंप्लीट हुई है और इस पर क्वेश्चंस आना तय हैं आपके एग्जाम में। इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, चीज़ें ज़रूरी लगी होंगी। बढ़िया से इसे तैयार कर लीजिए, आपका 2 नंबर 4 नंबर पक्के हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।